भूख नहीं है मुझे। दिल छू लेने वाली एक माँ की कहानी। अपने घर के एक कमरे में पड़ी लता जी शून्य में निहार रही थी। कहने को उनकी बीमारी कोई बड़ी नहीं थी, पर जब मन ही बीमार हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। अम्मा जी लीजिए, ये खिचड़ी खाकर दवाई ले लीजिए। तभी उनके घर काम करने वाली कांताबाई ने आवाज़ दी। नारे भूख नहीं मुझे, उन्होंने उदासी के साथ कहा। अरे अम्मा, खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी, और दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी। कांताबाई प्यार से बोली। क्या करना है कांता, ठीक भी होकर। वैसे भी तन का रोग दवाई से ठीक हो सकता है, पर मन का क्या। वो बीमार हो तो कोई इंसान कैसे ठीक रह सकता है। लता जी बोली। अम्मा, एक बात कहें आपको, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर खुद को रोक नहीं पा रहे एक कहने से। कांताबाई बोली। तेरी किसी बात का कभी बुरा माना है क्या। मैंने तू तो मेरे बेटे बहू से बढ़कर है, बोल क्या बोलना है। लता जी बोली। अम्मा, तुम्हें भैया जी और भाभी ने इस कोठरी में पटक दिया और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वो कितने कितने दिन यहाँ झांकते नहीं, अपने बच्चों को दादी के पास नहीं आने देते। ना आपका पूरे घर में डोलना उन्हें पसंद है, फिर भी आप उनके प्यार में मरी जाती हैं, ऐसा क्यों। लता जी की मुंह लगी कांताबाई ने आखिर मन की बात बोल ही दी। तुझे पता है, जब तेरे साहब जी यानी तेरे भैया जी के पापा इस दुनिया से गए थे, तब तेरे भैया जी 8 बरस के थे। तब मैं कम पढ़ी लिखी औरत, जिसने कभी अकेले बाहर कदम तक नहीं रखा था, उस पर क्या बीती थी। वो तो शुक्र है कि अपनी सारी जमा पूंजी लगा के ये घर उन्होंने अपने जीवन काल में बनवा लिया था, वरना तो कहाँ जाती मैं। तब मुझे अपने बच्चे और खुद का भविष्य अंधकार में लग रहा था। मायके में माँ बाप नहीं थे, ससुराल वालों ने मुझे कभी दिल से स्वीकारा नहीं, तो बेटे के बाद मुझे क्या सहारा देते। इतना बोल लता जी हाँफने लगी। लो अम्मा, पानी पियो और चुप हो जाओ, पहले ही तबीयत खराब है, और करनी है क्या। कांता उन्हें पानी पिलाती हुई बोली। नारे, आज मन की बात बोल लेने दे। मैंने तब खुद को मजबूत बनाया और आंगनवाड़ी में खाना बनाने की नौकरी पकड़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी मैं। ये इतना बड़ा घर था तो इसको किराए पर दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएं और मेरे राज को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। जब घर से बाहर निकली तब पता लगा, एक जवान विधवा का घर से बाहर निकलना भी आसान नहीं होता। खैर, किसी तरह बच्चे को पाल रही थी और फंकाकशी भी करती, जिससे उसकी सब ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ उसके भविष्य के लिए भी जोड़ सकूं। फिर वो बड़ा हुआ और पढ़ने के लिए शहर चला गया। मुझे उस वक्त कितनी खुशी मिली थी कि अब कुछ सालों में मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। उसकी शादी तक के ख्वाब देखने लगी थी मैं। लता जी इतना बोल अपने आंसू पोंछने लगी। हाँ, इसके बाद तो मुझे पता है, भैया जब पढ़कर नौकरी करने लगे तब उन्होंने साफ बोल दिया वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, और आपने भी बेटे की पसंद को अपना लिया। कांता बोली। हाँ रे, क्यों ना अपनाती, आखिर कलेजे का टुकड़ा है वो। मेरी उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लता जी मुस्कुराते हुए बोली। पर क्या उनकी पसंद ने आपको अपनाया, ये कैसे रिश्ते हैं। अम्मा जी, जहाँ बेटा माँ का त्याग भूल जाए, बहू सास को फालतू सामान सा समझ ले, और एक माँ मजबूर सी एक कोठरी में अपनी मौत की दुआ मांगे। अम्मा जी, सास भी तो माँ ही होती है। मैंने तो अपनी माँ से हमेशा यही सुना और अपनी सास को माँ का दर्जा भी दिया। आज भी मेरे घर में सबसे ज़्यादा महत्व मेरी सास को दिया जाता है, ना कि पुराने सामान सा उन्हें अलग थलग डाल दिया जाता है। आप काहे सहती हो ये सब। कांताबाई हल्के गुस्से में बोली। अपनी औलाद है वो, उससे क्या शिकवा करूं। वैसे भी शिकवा करने का फ़ायदा भी क्या, जब वो खुद मुझे पुराना सामान समझने लगा है। लता जी फिर एक बार आंखों
के आंसू पोंछती हुई बोली, अम्मा जी, जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तब वो खोखले हो जाते हैं। तब उनसे शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें उनकी औकात बताई जाती है और अपनी कीमत जताई जाती है। कांताबाई ने कहा। तभी बाहर से लता जी की बहू मेघा की आवाज़ आई तो कांता चली गई। कांता के जाने के बाद लता जी सोच में पड़ गई। यूँ तो उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं, लगभग 50 साल थी, पर अपनों की बेरुखी ने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था उन्हें। अपने अकेलेपन से जूझ रही थी वो। कहने को बेटा बहू 2 पोते थे, पर उनके पास बैठने की फुर्सत किसी को नहीं। इस बीमारी में भी एक कांता ही थी जो उनकी सेवा कर रही थी। बेटे को नौकरी मिलते ही उनकी आंगनवाड़ी की नौकरी भी छुड़वा दी, वरना वही मन लगा रहता। तब उन्होंने भी खुशी खुशी छोड़ दी थी नौकरी की। अब बेटा बहू के बच्चों को खिलाऊंगी। पर बहू मेघना को उनका घर भर में घूमना ही पसंद नहीं था, तो वो एक कमरे में सिमट कर रह गई थी। अपने अतीत और वर्तमान की सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। अरे, तू मालकिन है इस घर की, इसका पत्ता भी तेरी रजामंदी के बिना ना हिले। नींद में उन्हें अब पति राकेश जी की आवाज़ सुनाई दी, जो वो अक्सर लता जी से कहते थे, देखिए, इस घर में सब मेरी मर्जी के बिना हो रहा है। मैं तो इनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती अब। लता जी बुदबुदाई। लता, कांता ठीक कहती है, जब कोई तुम्हारा महत्व ना समझे तो उसे बताया जाता है, यूं खुद को मन ही मन भुलाया नहीं जाता। राकेश जी बोले, पर अपने बच्चों को कैसे कोई महत्व समझाए, उन्हें तो खुद पता होना चाहिए ना। लता जी बेबसी से बोली, जब रिश्तों में खोखलापन आ जाता है तब औलाद माँ बाप की कीमत नहीं समझती। ऐसे में माँ बाप का फ़र्ज़ है अपने भटके बच्चों को सही राह पर लाए, फिर चाहे उन्हें सास दंड भेद की नीति ही क्यों ना अपनानी पड़े। पर ये बताना ज़रूरी है कि हम बूढ़े हैं पर लाचार नहीं, राकेश जी बोले। तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज़ हुई और लता जी की नींद खुल गई। उन्होंने आंखें मलते हुए चारों तरफ देखा, पर वो जिसे ढूंढ रही थी वो तो वहाँ थे ही नहीं। लता जी में एक बदलाव सा आया। अब वो वक्त पर खाना दवा सब लेने लगी और कुछ दिन में ही ठीक हो गई। हालांकि शरीर में कमज़ोरी थी, पर इतनी नहीं कि चल भी ना सके। माँ, आप बाहर क्यों आई हैं? कुछ चाहिए था तो कांता से बोल देती, मेघना ने देख लिया तो गुस्सा होगी। लता जी अपने कमरे से उठकर बैठक में आकर बैठी तो उनके बेटे राज ने कहा, क्यों गुस्सा होगी वो, और किस हक से होगी? मेरा घर है, ये मैं चाहे जहाँ जाऊँ आऊँ, वो कौन होती है मुझसे मना करने वाली? लता जी सहमने की जगह लापरवाही से बोली, और टीवी चला लिया। ये टीवी किसने चलाया इस समय? तभी मेघना अपने कमरे से ही बोली, मैंने चलाया है, इस घर की मालकिन ने। तुम्हें कोई ऐतराज़ है? लता जी जोर से बोली। उनकी आवाज़ सुन मेघना गुस्से में बाहर आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? थोड़ी देर में मेरी कुछ दोस्त आने वाली हैं, आप अपने कमरे में जाइए, मेघना बोली। नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, तुम अपनी दोस्तों को अपने कमरे में बैठा लेना, लता जी बिना बहू की तरफ देखे हुए बोली। राज और मेघना दोनों हैरान से डरी सहमी सी रहने वाली माँ आज इतने आत्मसम्मान से कैसे बात कर रही हैं? तुम कुछ नहीं बोलोगे अपनी माँ को? मेघना पति की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली। माँ, आप कमरे में जाओ, सुना नहीं आपने? मेघना की दोस्त आने वाली है। राज पत्नी के आगे बेबस हो माँ से बोला, देख बेटा, तू भले बीवी का गुलाम है, पर ये मत भूलिए ये घर मेरे नाम है और मैंने आज ही वकील को बुलाया है। लता जी टीवी बंद कर बेटे के पास आ बोली, वकील को? पर क्यों? मेघना और राज दोनों चौंक कर बोले, अपनी वसीयत करने के लिए। लता जी वापस सोफे पर बैठी हुई बोली, वसीयत? पर क्यों? आपका इकलौता बेटा होने के नाते सब पर मेरा ही तो हक है। राज एकदम से बोला, वाह बेटा, अधिकार याद रहा पर कर्तव्य नहीं, उसका क्या? लता जी बोली, हाँ तो हम कर्तव्य भी तो निभा रहे हैं ना,
इस बार मेघना बोली। हाँ माँ, हाँ माँ को एक कोठरी में पटक देना, वो भी घर की नौकरानी के भरोसे। उसकी बीमारी में भी उसके कमरे में झांक कर न देखना कि वो जिंदा है या मर गई। उसे सबसे अलग थलग रखना, मानो वो माँ नहीं कोट की बीमारी है। अगर यही फर्ज निभाना है तो ये तो अकेले रहते हुए भी मैं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है घर को किराए पर देने का। तुम लोग आज ही मेरी कोठरी में अपना सामान ले जाओ। मैं एक कमरा अपने लिए रखकर घर का बाकी हिस्सा किराए पर दे रही हूँ, जिससे मेरे खर्च निकल सके और तुम्हें तुम्हारे फर्ज से मुक्ति मिल सके। लता जी के इतना बोलते ही राज और मेघना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। दोनों तेजी से माँ के पास आकर बैठ गए। उस माँ के पास जिससे बात किए भी उन्हें जाने कितने दिन हो गए थे। माँ, ये क्या कह रही हो आप? उस कोठरी में हम कैसे रह सकते हैं? और आपको पता तो है आपका बेटा एक अच्छी कंपनी में है, उससे मिलने वाले आते रहते हैं। आपकी बहू की सहेलियां आती हैं, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? आप ये भी तो सोचिए। और फिर आपके पोतों की पढ़ाई लिखाई। राज माँ के कंधों पर हाथ रख बोला। वाह बेटा, जब माँ वहाँ रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं, अब खुद को रहना पड़ेगा तो हवा खराब हो रही। तुम दोनों की और कौन से पोते जिन्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देते, उनके बारे में मैं क्यों सोचूं? मैंने निश्चय कर लिया, बस ये घर किराए पर देना और मेरे बाद इस घर को अनाथ आश्रम को दान करने का, जिसकी देखभाल कांता करेगी। लता जी ने कहा। माँ, हमें माफ़ कर दो, सच में हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे और इस घर की मालकिन और अपनी माँ का ही अपमान कर बैठे। हमें माफ़ कर दीजिए, पर हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दे। मेघना हाथ जोड़ते हुए बोली। सच में रिश्ते कितने खोखले हो गए हैं। आज जब घर हाथ से जाता दिख रहा तो उन्हें उस माँ के आगे हाथ जोड़ने से भी गुरेज नहीं, जिससे उन्हें बात करना तक गवारा नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, सिर्फ कहने को, वरना तुमने बच्चे होने का कोई फर्ज निभाया नहीं। सिर्फ एक खोखला रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा, पर फिर भी मैं माँ हूँ। मैंने तो कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं माना, तो उसी रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं तुम्हारे वाले कमरे, जो कि पहले मेरा था, उसमें रहूँगी। बाकी बचे 2 कमरे तुम लोगों के हैं, और हाँ, वो मेरी कोठरी भी ले लेना। ऊपर की दोनों मंजिल अब मैं किराए पर चढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे भी पैसे चाहिए। अगर मुझे तुम्हारी तरफ से ज़रा भी अपेक्षा मिली तो मैं फैसला लेने में एक पल की देर नहीं करूँगी। चलो अब ऊपर से अपना सामान हटा लो, लता जी ने कहा। पर माँ, केवल 2 कमरे, मेघना बोली। हाँ, तो एक तुम्हारा, एक तुम्हारे बच्चों का। फिर ये बैठक भी तो है। अगर मंजूर नहीं तो तुम किराए का घर देख सकते हो, लता जी सख्ती से बोली। हालांकि वो मन ही मन तड़प रही थी अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार करती, पर अब अपना महत्व दिखाने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा था बच्चों ने। नहीं नहीं, हम 2 कमरों में रह लेंगे, ज़्यादा हुआ तो आपकी कोठरी को सही करा लेंगे, राज एकदम से बोला। अगले 3 दिनों में लता जी ने ऊपर की मंजिल किराए पर दे दी, साथ ही अपनी वसीयत भी बना दी, जिसमें घर का 80% हिस्सा उन्होंने अपने दोनों पोतों को दिया, बाकी 20% कांता को, क्योंकि इतने साल निस्वार्थ सेवा तो उसी ने की। उनकी बेटा बहू तो अब भी स्वार्थवश उनकी सेवा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने वसीयत की भनक अभी अपने बेटा बहू को नहीं लगने दी थी। बेटे बहू तो अपनी अलग दुनिया में हैं। दोस्तों, जब बच्चे अपने माता पिता का ध्यान ना रखें तो माता पिता का फर्ज है ऐसे खोखले रिश्तों को उनकी औकात याद दिला दें और उन्हें अपना महत्व बताएं कि वो भले हम बूढ़े हो गए हैं पर लाचार नहीं। क्या आप लता जी के फैसले से इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने सही किया या गलत? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। माँ बाप भी मजबूर होते हैं जब बच्चे स्वार्थी हो जाते हैं।
तो उनको भी कठोर बनना पड़ता है और ऐसे बेटे को साथ ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।